आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ बेसिक जानकारी को जानेंगे। सबसे पहले हम इसके खोज के बारे में जानेंगे, इसकी खोज कब, कैसे और किसके द्वारा हुई थी। उसके बाद इसके काल के बारे में जानेंगे, फिर नामकरण के बारे में जानेंगे, फिर उद्भव इसका कैसे हुआ और इसका निर्माण किसने किया, फिर इसकी विशेषताओं को देखेंगे, फिर इसका विस्तार के बारे में जानेंगे। तो ऐसे टॉपिक बाई करके हम पढ़ेंगे तो हमें जल्दी और अच्छे से समझ में आएगी और ये जानकारी काफ़ी दिनों तक एक ऐसा मान लीजिए कि हमेशा के लिए हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसकी खोज कैसे होती है इसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले चार्ल्स मैसन सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा किया, जहाँ पे उन्होंने हड़प्पा से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ों की खोज की। पर इससे उनको पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि हाँ यहाँ पे कौन सी सभ्यता थी और क्या था नहीं था। मतलब निश्चित रूप से इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। यह घटना 1826 ईस्वी की है, जब इन्होंने कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की है हड़प्पा के बारे में। तो इसे अपने पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका वर्णन इन्होंने किया है। उसके बाद क्या होता है कि बोल्टन बंधु 1856 ईस्वी में हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन दोनों भाई होते हैं। इन्होंने जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे पटरी बनती रहती है, ये दोनों इंजीनियर रहते हैं बटन बंधु, और इसके बीच जब रेलवे पटरी बनते रहती है तब इन्होंने वहां पे कुछ ईंटें इनको मिलती है और ये ईंट वहां से लेके यहाँ बिछा देते हैं, उसका यूज कर लेते हैं इसमें। लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये किसी सभ्यता का अंग रहा होगा। इन्हें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई बड़ी आलीशान महल रही होगी जिनसे ईंटें प्राप्त हुए, लेकिन इन्हें भी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, जो 1853 से 1856 ईस्वी के बीच पाकिस्तान क्षेत्र का कई बार दौरा किया इन्होंने। इन्हें भी कुछ जानकारी मिलती है हड़प्पा के बारे में, लेकिन ये भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पाते हैं कि यहाँ पे कौन सी सभ्यता रही, इनका विकास कब से कब तक हुआ नहीं हुआ, इस सब के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दे पाते हैं। लास्ट में फाइनली एक व्यक्ति का नाम आता है जॉन मार्शल उस टाइम भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हेड रहते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी दोनों ने मिलकर हड़प्पा की खोज करते हैं। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में और राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। तो ये दयाराम साहनी हड़प्पा के खोजकर्ता हो गए और राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता। इससे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा की खोज किसने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, लेकिन ये किसके नेतृत्व में यह खुदाई होता है, तो ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में होता है। तो इसे याद रखना है फाइनली। इसके बाद हम इसके काल के बारे में जानेंगे कि इसका काल कब से कब तक रहा। बहुत सारे बुक में अलग अलग दिया रहता है। कभी कभी हम पढ़ेंगे कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहता है, कभी कभी देखेंगे 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, कभी कभी 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। तो इसका अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग काल माना गया है। तो देखते हैं इसका सबसे प्रामाणिक काल कौन सा है। सबसे पहले जॉन मार्शल के अनुसार देखेंगे, वही जॉन मार्शल जो यहाँ पे पुरातात्विक सर्वेक्षण के हेड रहते हैं, जिनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। वही जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के काल को माना है।
लेकिन ये उतना प्रामाणिक नहीं रहा है, ज्यादा दिन मतलब इसे नहीं माना गया है, ये ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ इसका काल। उसके बाद एक पद्धति आती है सी कार्बन, यानी 14 पद्धति होती है, जिसके द्वारा जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जाता है कि कोई भी चीज वस्तु जो बहुत साल पुरानी है कितने आयु का हो गया उसका पता लगाया जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार देखा जाए तो सिंधु सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, उसका काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यानी बीसी माना गया है। और इस मत के समर्थक कौन है? डीपी अग्रवाल। तो यही मत ज्यादातर प्रचलित है। इसका प्रचलित काल जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। फंडी देखा जाए तो 2500 से लेके 1700 तक किताबों में मिलते ही हैं, तो इसे याद रखना है। अब हम इसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका नामकरण मतलब किस किस नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या सिंधु सभ्यता कहिए। सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी मिले हैं, इसलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते थे। लेकिन यह नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम ज्यादा प्रचलित नहीं रहा। अब आती है हड़प्पा सभ्यता। अगर किसी भी सभ्यता के नाम में मतभेद होता था तो उस सभ्यता का नाम सबसे पहले उस सभ्यता में खोजी गई जगह के नाम पे रख दिया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भी है। अब आगे देखते हैं इसके उद्भव के बारे में, यानी इसका निर्माण किसने किया, कौन लोग थे जो इस सभ्यता के निर्माता कहे जाते हैं। तो इसके संबंध में कुछ विदेशी मत है और कुछ स्थानीय मत है। तो विदेशी मत के कौन समर्थक है? विदेशी मत के समर्थक ज्यादातर विदेशी इतिहासकार हैं और स्थानीय मत के समर्थक ज्यादातर स्थानीय इतिहासकार और कुछ विदेशी इतिहासकार हैं। तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंदर एक सुमेरियन सभ्यता थी, जो सुमेरियन लोगों ने उस सभ्यता को बसाया था। तो जिस प्रकार की भवन मेसोपोटामिया में था उसी प्रकार के भवन सिंधु सभ्यता में भी था। जिस प्रकार के मुहरों का प्रयोग सुमेरियन सभ्यता के लोग करते थे उसी प्रकार के मुहरों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में भी होता था। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे यानी सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता की देन मानते हैं। उनका कहना है कि सुमेरियन लोग ही जो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित किए थे, वही लोग जाके सिंधु सभ्यता में बस गए और वहां इन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मत के समर्थक है मार्शल व्हीलर चाइल्ड, डीडी कोशाम्बी। लेकिन कुछ स्थानीय मत है, इसके समर्थक स्थानीय इतिहासकार और कुछ विदेशी इतिहासकार भी हैं। उनका कहना है कि एक जैसे महल तो थे सुमेरियन में और सिंधु सभ्यता में, और मुहरे भी एक जैसा थे, लेकिन वहां के ईंटों का डिजाइन, वहां की ईंटों का आकार अलग था और सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का आकार अलग था। मुहरे भी एक जैसे थे, लेकिन सुमेरियन सभ्यता के मुहरों की अलग क्वालिटी थी और यहाँ के मुहरों की अलग क्वालिटी थी। वहाँ के नगर नियोजन अलग थे और यहाँ के नगर नियोजन अलग थे। इस प्रकार स्थानीय इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे। और इसके समर्थक कौन है? राखाल दास बनर्जी वही जो मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। किताबों में अक्सर द्रविड़ जाति ही मिलेगा। और कुछ इतिहासकार जैसे टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता
आर्य थे, लेकिन आर्य नहीं थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जब खोज नहीं हुई थी उससे पहले वैदिक सभ्यता को ही हम लोग भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। लेकिन भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। अगर वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य कहे जाते हैं, अगर सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य रहते तो यहाँ पर इन्होंने ईंट के महल में रहते थे, सिक्कों का प्रचलन था। उसके बाद इन्होंने वैदिक सभ्यता में जाकर ये फूस के महल में नहीं रहते, एक तरह से टट्टी ये सब का होता है, फूस का मकान होता है, उस टाइप के बना के नहीं रहते। ये लोग जब ईंट से पहले ही परिचित हो गए थे तो वैदिक सभ्यता में भी इन्होंने ये ईंट का ही प्रयोग करते, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता नहीं थे, इसलिए इन्हें नहीं माना जाएगा। और द्रविड़ जाति के जो लोग थे यही सिंधु सभ्यता के निर्माता कहे जाते हैं, और किताबों में अक्सर यही रहता है, और इससे ही क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसे भी याद रखिएगा। अब हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी, और इस सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला नगर जो था वो हड़प्पा था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद यह कांस्ययुगीन सभ्यता भी थी। कांस्ययुगीन सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, जो कि इसी काल में यानी सिंधु सभ्यता में ही किया गया। तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तांबा और टीन की मिश्र धातु कांसा थी, और इसका प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, और इसकी विधि भी सिंधु सभ्यता के लोग ही विकसित किए थे कांसा बनाने के, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जिस युग में तांबे का प्रयोग हुआ उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। जिस युग में पत्थरों का यूज हुआ उसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार इस युग में कांसा का प्रयोग हुआ तो इसे कांस्य युग के नाम से या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आधि ऐतिहासिक। इतिहास में एक नाम आते हैं आधि ऐतिहासिक। आधि ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है, तीन नाम होते हैं। एक होते हैं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, और आधि ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक बोला जाए या इतिहास बोला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा एक छोटा सा बाबू है, वह उठकर रोने लगा है, इसलिए मैं वीडियो को इतना पर ही स्टॉप कर रही हूँ। इससे आगे की विशेषता और सिंधु सभ्यता का विस्तार और इसके प्रमुख स्थल तथा इसके पतन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।